घटना घटी थी प्रदीप के साथ। बात है 2011 नवंबर की। उस समय प्रदीप की शादी की डेट फिक्स हुई थी। वैसे तो प्रदीप घर में बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का था। हम 2 भाई और 2 बहनें हैं। हमारे माता पिता भी है। एक ही साथ जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। मैं आप लोगों को एक बात ये भी बता दूं कि हम लोग लोअर मिडिल क्लास से है, इसीलिए हम लोगों को रोज़ाना कमाना पड़ता था। जिस दिन मैं और मेरा भाई अगर काम की छुट्टी कर लेते थे तो उस दिन घर में खाना मिलना भी मुश्किल हो जाता था। इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। प्रदीप की शादी से 2 महीना पहले वो और ज़्यादा काम करने लगा। घर पे एक ही बात करता था कि अभी फैमिली बढ़ने वाली है तो काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जिस दिन उसकी शादी थी उसके एक दिन पहले उसे एक काम मिला, जिसमें कुछ ऐसा था कि उसे माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था और माल को खाली करके जब वो घर पे लौटेगा तब हम जानते थे कि उसे देर रात होने वाली है। इसीलिए मेरी माताजी ने उसे मना किया, पर फिर भी वो माना नहीं। और सच कहूँ तो उसे पैसे कमाने की लगन थी, इसीलिए हम लोगों ने उसे कुछ नहीं बोला। वो रात में जब माल लेके निकला तब रात के कुछ 8 बज रहे थे। हमारे गांव से उसे 60 या 70 किलोमीटर दूर ही जाना था। लेकिन हाँ, इसमें एक अजीब बात यह थी कि जब वो माल रख कर लौट कर आया तब वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा था। हम लोगों ने सोचा कि शायद बहुत ज़्यादा थक गया होगा, इसीलिए। प्रदीप की एक अच्छी बात यह थी, वो मेरे माता पिता से कभी बदतमीजी नहीं किया। लेकिन वो दिन पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो घर में घुसते साथ सभी लोगों के साथ बहुत अजीब से और रूडली बात कर रहा था। हम लोग समझ नहीं पाए। मैंने मेरे माता पिता से कहा बहुत ज़्यादा थक गया होगा, इसीलिए गुस्से में कुछ बोल दिया होगा। जब अगली सुबह हुई, प्रदीप की शादी हुई, पूरा दिन भी वो कुछ नॉर्मल लग ही नहीं रहा था। जो लड़का घर में सबके साथ अच्छे से बात करता था, घर वाले क्या, उसे तो गांव के हर लोग पसंद किया करते थे। लेकिन पता नहीं उसे क्या हो गया था। जिस दिन उसकी शादी थी वो दिन भी वो किसी से सही मुंह बात ही नहीं कर रहा था। जब रात के समय वो और उसकी पत्नी सुहागरात के अपने कमरे में गए तो रात के ही लगभग 3 बजे के आसपास उसके कमरे से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, और इतनी ज़्यादा जोर की आवाज़ थी कि घर के सभी लोग उड़ गए। जब हम सब लोग जाकर उसके कमरे के बाहर खड़े हुए तो उसकी पत्नी रोते हुए चीखते हुए कमरे से बाहर निकली। कहने लगी, ये पागल है, इसे तो अक्ल नहीं है, तुम लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दिया। और पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। मैं तुरंत रूम के अंदर गया। मैं प्रदीप को जब देखा तो प्रदीप बेड पर लेटा हुआ था और अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गया कि अचानक मेरे भाई को क्या हो गया। वो तो एकदम नॉर्मल था, उसकी शायद तबीयत खराब हो गई। पहले हमें यही लगा, इसीलिए गांव के आसपास के जो लोग थे उन्हें मैंने बुलाया। फिर प्रदीप को हम सब मिलकर हॉस्पिटल लेकर चले गए। डॉक्टर ने भी उसे देखने के बाद कहा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल है और ना ही तो इसे बुखार है। डॉक्टर का ऐसा कहना था कि अगर बुखार दिमाग पे चढ़ जाती है तो आदमी ऐसी पागल वाली हरकत करता है, लेकिन ऐसा तो इसके साथ कुछ भी नहीं है। तभी गांव के कुछ लोगों ने कहा कि कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाना पड़ेगा। हम लोग वहां से उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर गए, घर पर लेकर आए, क्योंकि हॉस्पिटल हमारे गांव से काफ़ी दूर था। लेकिन जब मैं घर पर पहुंचा तो पता चला कि जो उसकी पत्नी थी वो अपने घर जा चुकी थी। मैंने मेरी माताजी से पूछा कि प्रदीप की पत्नी कहाँ है। माताजी रोते हुए बोली कि वो अपने घर पर चले गई। मैं भी काफ़ी ज़्यादा दुख में था कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। सुबह में कुछ 11 बजे के आसपास मैंने प्रदीप को लिया और गांव के 2 लोग मेरे साथ और भी थे। हम सभी लोग उसे बड़े हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पे भी प्रदीप के बारे में कुछ पता नहीं चला। डॉक्टर लोगों ने चेक किया और उन लोगों का भी कहना यही था कि ये तो बिल्कुल फिट है, फिर ये ऐसी पागल वाली हरकत क्यों कर रहा है। जबकि प्रदीप अकेले में बड़बड़ा रहा था। वहाँ पर एक डॉक्टर था, उसका ये कहना था कि ये पागल हो चुका है, इसे पागल खाने में डाल दो। ये सुनकर मुझे इतना गुस्सा है कि मैं डॉक्टर पे ही चिल्ला उठा। लेकिन गांव के जो लोग थे साथ में, उन लोगों ने मुझे समझाया और उसके बाद हम लोग घर पर लौट कर आ गए। लगभग 3 या 4 दिन बीते, लेकिन प्रदीप का ऐसा पागलपना जो हम लोग देख रहे थे वो सच में बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं तो बार बार उसे देखकर रोता था कि अचानक मेरे भाई को ये क्या हो गया है। मैं बहुत दिमाग लगाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि जिस दिन प्रदीप डिलीवरी करके आया था उसी दिन के बाद से इसका बिहेवियर चेंज हो गया था। इसीलिए मैं सीधा उसी आदमी के पास पहुंचा जिसने प्रदीप को एक काम दिया था। वो आदमी का ऐसा कहना था कि मेरे साथ तो उसने कुछ भी ऐसी बदतमीजी नहीं की,
बल्कि हाँ, एक चीज़ वो आदमी ने ये भी कहा कि जब प्रदीप काम से लौट कर आया तब उसका मानसिक संतुलन ऐसा लग रहा था कि बिगड़ चुका है। वो सही मुंह बात नहीं किया। मैंने जब उसे पैसे भी दिए तो वो बहुत रूडली मुझसे पैसे लेकर निकल गया। मैंने उससे पूछा कि प्रदीप के साथ क्या कोई और भी गया था? उसका कहना था कि हाँ, एक आदमी और भी गया था। तो मैंने उस आदमी को बुलाया। उस आदमी से मैंने पूछा तो उस आदमी का भी ये कहना था कि जब हम लोग माल लेकर जा रहे थे तब तक प्रदीप बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन लौटते समय वो एक जगह पर गाड़ी रुकाया। पता नहीं उसे क्या हो गया। ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक के ही 3-4 चक्कर गोल गोल काट के वो ट्रक में वापस बैठ गया। मुझे पहला चक्कर जब वो काट रहा था तो ऐसा लगा कि हो सकता है ये टायर में हवा चेक कर रहा है, लेकिन समझ नहीं पाया मैं कि उसे क्या हुआ। मैंने प्रदीप को पूछा भी कि क्या हुआ, ऐसा चक्कर लगाकर तू गाड़ी में बैठ गया? उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे घूर कर देखने लगा। मुझे लगा कि शायद सवाल पूछना सही नहीं था, इसीलिए मैं चुप भी बैठ गया था। मैंने उससे कहा तो अचानक से वो ट्रक रोककर चक्कर लगाया, सामने किसी को ठोक दिया था या सामने कोई आ गया था? जिस पर उस आदमी ने कहा नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। रास्ता बिल्कुल खाली था और एकदम सुनसान था। रास्ता झाड़ियों से घिरा हुआ था। वो खुद से ही ट्रक रुकाकर ऐसे पागल चाले करने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी ही उसी आदमी ने मुझसे कहा कि मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। मैंने कहा क्या? इसके बाद उसने धीरे से मेरे कान में आकर कहा, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास रखते हैं? मैंने कहा भूत प्रेत ये सब क्या है और इन पे आज के ज़माने में कौन विश्वास रखता है? उसका कहना ये था करना पड़ेगा। इसके बाद उसका कहना ये था कि हमारे ही गांव में एक बहुत बड़े बाबा जी रहते थे, तो उसने मुझसे कहा कि एक बार आप प्रदीप को वहां पर लेकर जाओ और उन्हें दिखाओ। मैंने कहा कि वो बाबा जी के पास तो मैंने सुना है बहुत लोग आते हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, और दूसरे गांव से भी लोग आते हैं, इसीलिए एक बार आप प्रदीप को उनके पास ज़रूर लेकर जाना। मैं घर पर लौटा। जब मैं घर पर लौटा और घर पर ये सारी बात किया तो मेरी दोनों बहनें मुझसे कहने लगी, भाई ये सब क्या है और हम थोड़ी इन सब बातों पर विश्वास रखते हैं। मैंने अपनी बहनों को भी समझाया कि करना पड़ेगा, देखते तो है क्या होता है, जिस पर घर के सभी लोग मान गए। फिर कुछ शाम में 6 बजे के आसपास मैं प्रदीप को लेकर वो बाबा जी के पास गया। एक छोटी सी दरगाह थी, बाबा जी उसमें बैठे हुए थे। मैं नहीं जानता हूँ कि मुस्लिम लोग उसे क्या बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ वहाँ पर ढोल जैसा भी बज रहा था, और उस ढोल की आवाज़ सुनने के बाद वहाँ पर जितने लोग थे वो सभी लोग अजीब सी हरकतें कर रहे थे। मैं उन्हें देखकर सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। जो आदमी मेरे साथ आया हुआ था, यानी कि ये वही आदमी की बात कर रहा हूँ जो प्रदीप के साथ माल की डिलीवरी देने गया था। उस आदमी ने कहा कि जब भी ये बचता है तब इनके आंग में जो भी भूत प्रेत होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बल्कि यूँ कहिए कि उनके लिए ये एक पनिशमेंट का काम करता है। मुझे उस वक्त तो समझा नहीं, लेकिन हाँ, प्रदीप जो कि मेरे साथ में था वो भी अचानक और ज़्यादा अजीब सा बर्ताव करने लगा। हम लोगों से हाथ छुड़ाकर वो वहाँ से दूर भागने लगा, लेकिन सभी लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ पकड़ कर रखा था, जिस वजह से उसका जा पाना हमसे मुश्किल था। वो चलते चलते कूदने लगा, मानो जैसे एक 5 साल का बच्चा कूदता है। मैंने प्रदीप को देखा और उस आदमी को देखा। उस आदमी ने कहा अब विश्वास हुआ, इसके अंदर जो आत्मा है उसे इस वक्त बहुत कड़ी सज़ा मिल रही है, इसीलिए वो इतना तड़प रहा है। मैंने कहा ये सब क्या है, और प्रदीप की ये हालत देखकर मैं वहीं पर रोने लगा, लेकिन उस आदमी ने मुझे संभाला। कहने लगा कि इसे अंदर ले जाना ही होगा। हम लोग दरगाह की जब सीढ़ी तक के पहुँचे तब वो जो बाबा जी थे अंदर, वो खुद बाहर सीढ़ी तक आ चुके थे। उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि इसे अंदर लाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा, क्योंकि ये आत्मा अंदर आ ही नहीं सकती, ये एक नापाक आत्मा है। इसके बाद बाबा जी ने कुछ वो मोर की पंखड़ी निकालकर प्रदीप के शरीर पर लगा दिया। प्रदीप ने एक जोर से चीख मारी और वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। और जब मैंने प्रदीप को इस हालत में देखा, एक बार को तो मन ऐसा करने लगा कि जाने दो, जो कुछ भी है मेरे भाई के अंदर उसे रहने ही देते, मेरे भाई को कम से कम तकलीफ तो नहीं होगी। लेकिन फिर बाबा जी ने बताया कि जैसा जैसा वक्त कटेगा वैसा वैसा ये चीज़ तुम्हारे भाई को अपने साथ लेकर जाएगी। यानी आसान भाषा में बात कुछ ऐसी थी कि अगर मेरा भाई जिंदा रहना चाहे भी तो उसे सिर्फ पागल बन के रहना पड़ेगा, या फिर
वो बुरी आत्मा मेरे भाई की जान निकाल कर ही रहेगी। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान था। बाबा जी ने एक बात ये भी कही कि अब इसे यहीं पर छोड़कर चले जाओ जब तक ये ठीक नहीं होता। मैंने बाबा जी से पूछा कितना समय लगेगा, तो वो मुस्कुराकर एक आदमी की ओर इशारा किए जो कि संकलियों में जकड़ा हुआ था, बंधा हुआ था। यही नहीं, उसके बाल इतने लंबे थे मानो देखकर लग रहा था कि शायद 1-2 साल से उसने बाल तक नहीं कटाया होगा। बाबा जी ने उसकी ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा कि वो आदमी को देख रहे हो? मैंने कहा कि हाँ, देख रहा हूँ। फिर बाबा जी ने बताया कि वो आदमी पिछले 3.5 साल से ऐसी ही हालत में बंधा हुआ है। एक डरा देने वाली बात इसमें यह थी, बाबा जी ने बताया कि उस आदमी ने पिछले कई दिनों से कुछ खाना नहीं खाया। मैंने कहा बिना खाना खाए जिंदा कैसे रहता है? जिस पर बाबा जी ने कहा कि हम लोग उसे खिलाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लगभग 15 दिन से ऊपर हो चुका है कि अब वो बिल्कुल खाना पीना नहीं खाता। मैंने फिर से वही पूछा, बिना खाए आदमी जिंदा कैसे रह सकता है? जिसके बाद उन्होंने फिर से वही जवाब दिया कि इनके अंदर की जो आत्माएं हैं वो इन्हें मारना चाहती है, जिस वजह से ये खाना पीना नहीं खा रहा। मैंने कहा तो इसका मतलब अब ये मर जाएगा? उन्होंने कहा नहीं मरेगा, जब तक ये इस दरगाह के अंदर है कोई भी बुरी आत्मा इनकी रूह को अपने साथ नहीं ले जा सकती। मुझे तो ये सब बात समझ में आई ही नहीं रही थी और मैं वहां पे खड़े रहकर बस यही सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। प्रदीप को घर ले जाना चाहिए या फिर यहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाबा जी ने एक बात और कही कि अगर आज तुम प्रदीप को अपने साथ लेकर चले गए और दोबारा जब अगली बार इसे लाने की कोशिश करोगे तब शायद तुम अपनी कोशिश में सफलता नहीं प्राप्त कर सको। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि अब अगर इसे ये बात पता चली दोबारा कि तुम इसे यहीं पर लाने वाले हो तो ये भाग जाएगा। मैं वहीं पर खड़े रहकर सोचने लगा। तभी जो आदमी प्रदीप के साथ था उसने कहा, भाई सोचो मत, प्रदीप को यहीं पर छोड़ दो। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं इसीलिए प्रदीप को अपने साथ अपने घर लेकर गया। बाबा जी से कहा कि मैं कल परसों लाकर इसे छोड़ दूंगा, क्योंकि कम से कम मैं अपने माता पिता से बात तो कर लूँ इस बारे में। बाबा जी मुस्कुराए और अंदर चले गए। मैं प्रदीप को लेकर अपने घर लौट आया। घर लाने के बाद मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई। वो लोग भी ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हुए। खैर, वो दिन तो जैसा तैसा बीत गया। रात के करीब 1:30 बजे के आसपास मेरी आंख खुली। मुझे पानी चाहिए था। जब मैं उठकर किचन में गया तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और ये सच कहूँ तो ऐसा लगा कि कोई वहाँ पर है। हम लोग रात के समय लाइट बंद करके सोया करते थे, क्योंकि हमारा घर गांव के चौराहे पर था और वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजली का खंभा लगा हुआ था जिसकी रोशनी हमारे घर पर आती थी, तो हमें लाइट चालू रखने की या जिसे डिम लाइट कहते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं अपने आसपास देखने लगा लेकिन मुझे कोई ठीक से दिखाई नहीं दिया। तभी एक अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ मानो ऐसी थी जैसा कि बहुत सारे चूहे मिलकर चिल्ला रहे हो, और अजीब सी आवाज़ के साथ साथ मुझे गंध आ रही थी। मैंने अपने आसपास देखा दोबारा, लेकिन इस बार भी कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब मैं वापस हो रहा था पानी पीने के बाद, तब मेरा पैर किसी चीज़ पर लगा और मेरा पैर फिसल गया। मैं वहीं पर गिर पड़ा। जब मैं गिर कर उठने लगा तो मैंने देखा कि प्रदीप हमारे किचन टेबल के नीचे जो जगह होती थी वहां पर घुसकर बैठा हुआ है। मैं उसे देखा और देखकर दंग रह गया। मैंने उसे आवाज़ लगाई, क्या कर रहे हैं यहाँ? वो मेरी ओर पलटा और वो मुझे इतना गुस्से में देख रहा था कि अभी के अभी वो मुझे अक्खा चबा जाएगा। मैं दोबारा उससे पूछा कि क्या कर रहा है। इस बार मैं उससे थोड़ा दूर हटकर पूछा। पता नहीं क्यों मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया था। उसने हाथ में कुछ दिखाया जो मुझे समझा नहीं। मैं तुरंत जाकर लाइट ऑन किया और जब लाइट ऑन किया तो मैं देखकर दंग रह गया कि उसके हाथ में चूहे पड़े हुए थे। वो चूहों का मांस खा रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। शायद वो चूहों का ही खून था। मुझे इतना अजीब लगा, मैं तुरंत जाकर घर वालों को उठाया। घर वाले उसकी ये हालत देखकर और ज़्यादा घबरा गए। हमने अब फैसला कर ही लिया था कि तुरंत इसे कल के कल सुबह में दरगाह पर जाकर छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा। बाबा जी ने हम लोगों को एक बात ये भी कही थी कि कुछ भी हो जाए, अगर इसे दरगाह वापस लाना चाहते हो तो घर में उस बारे में बात ही नहीं करना। मैंने इस पर हामी भरी थी और घर वालों को, सभी लोगों को पहले से बता कर रखा था। और सुबह होने का हम सभी लोग बैठकर इंतजार करने लगे। प्रदीप की हालत देखने के बाद कोई भी जाकर सोया नहीं।
सभी लोग टेंशन में थे और बैठे हुए थे। जैसी सुबह हुई, मैंने अपने गांव से फिर 2-4 आदमी लोगों को इकट्ठा किया। प्रदीप को पकड़कर बाबा जी की दरगाह पर पहुंच गया। दरगाह जाने के बाद मैंने बाबा जी से सारी बात बताई और रोने लगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रदीप को उनके हवाले छोड़ दिया। और आप लोगों को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि प्रदीप को ठीक होने में पूरे 1.5 साल लगे। ये बात जो मैं आप लोगों को बताया, ये 2011 नवंबर की थी, और जब मैं प्रदीप को लेने के लिए गया तब वो बात थी 2015 मार्च महीने की। तब तक प्रदीप पूरी तरह तो ठीक नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, अब पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो चुका था। हम लोगों ने मिलकर प्रदीप को घर लेकर आए। बाबा जी हालांकि मना कर रहे थे कि इसे कुछ समय और रहने दो, लेकिन प्रदीप से जब हम लोग मिलने जाते थे तो इस बार जब हम लोग मिलने गए वो बहुत रो रहा था और सिर्फ घर आने की जिद कर रहा था। मैंने बाबा जी से कहा कि बाबा जी ठीक तो हो चुका है, जो भी थोड़ा बहुत बचा है हम लोग घर पर इसका ध्यान रख लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों बाबा जी मना कर रहे थे। शायद हम लोगों ने बाबा जी के आगे जाकर बहुत बड़ी गलती की थी और इसका पश्चाताप भी हमें होने वाला था बहुत जल्द। लगभग 3 ही महीने कटे होंगे कि बारिश का महीना शुरू होने वाला था। जब एक शाम में मैं काम से लौटा घर पर, तो मेरी बड़ी वाली जो बहन थी वो बाहर घर के खड़े होकर मेरा ही इंतजार कर रही थी। वो मुझे दूर से ही आवाज लगाने लगी। मेरी एक आदत थी कि मैं जब भी घर पर लौटता था तो घर के सामने जो पान टपरी थी वहां पर खड़े होकर पान खाता था, कभी दोस्तों से बात करता था। वो मेरा इंतजार कर रही थी और जैसे ही उसने मुझे उस पान टपरी की ओर जाते हुए देखा, आवाज लगाया। मैं तुरंत घर पर भागते हुए गया। फिर उसने बताया कि भैया प्रदीप भाई की तबीयत बहुत खराब है। मैं तुरंत प्रदीप के कमरे में गया। जब मैंने जाकर देखा तो प्रदीप के हाथ पैर बेड से बंधे हुए थे। मैंने कहा, इसे अचानक क्या हो गया है? पिताजी माताजी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और गांव के 2-4 लोग भी हमारे ही घर में थे जो शायद प्रदीप को बांधने में मेरे माता पिता की मदद किए हुए थे। मैंने उन लोगों से कहा, सब कुछ तो ठीक था, फिर अचानक। मेरी बहन मुझे बताने लगी कि जब सुबह में मैं अपने घर से चला गया था, उसके बाद प्रदीप का कमरा खुला ही नहीं, बल्कि कमरे के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, मानो 3-4 आदमी एक साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हो। आवाज इतनी ज्यादा डरावनी और जाड़ी थी कि दरवाजा खोलने की या ठोकने की हम में हिम्मत ही नहीं बची थी। हम लोगों ने गांव के लोगों को बुलाया और फिर प्रदीप भाई को इस बेड से बनवा दिया। मैंने कहा, अब क्या करना चाहिए? मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि फिर से इसे दरगाह लेकर चलते हैं। मेरे पिताजी का इतना कहना था कि मानो प्रदीप के शरीर में पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ गई कि वो एकदम से खड़ा हो गया और जो हाथ और उसके पैर बंधे हुए थे वो रस्सियां भी अपने आप खुल गई या टूट गई मानो। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा। मैंने तुरंत धक्का देकर सबको कमरे से बाहर निकाला और दरवाजा बंद किया। उसके बाद वो दरवाजा ठोकता रहा, लेकिन हम लोगों ने खोला नहीं। अब मैं जानता था कि इसे दरगाह ले जाना नामुमकिन है, इसीलिए मैं खुद दरगाह गया। वहां जाकर बाबा जी को सारी बात बताया और उन्हें अपने घर पर लेकर आया। जब मैं घर पर लौटा तब घर एकदम शांत हो चुका था, लेकिन हाँ, वो बाबा जी के घर में घुसते साथ प्रदीप के कमरे से एक आवाज गूंज उठी। वह आवाज ये कह रही थी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं ये देखकर दंग रह गया कि कमरे का दरवाजा तो बंद है। प्रदीप को कैसे पता चला कि बाबा जी घर में आ चुके हैं? अब कहीं ना कहीं मुझे अटूट विश्वास हो चुका था कि भूत प्रेत होते हैं। मैंने इसके बाद बाबा जी से कहा कि बाबा जी अब इसे लेकर कैसे जाएंगे? बाबा जी के साथ जो 2 उनके चेले आए हुए थे, उन्होंने दरवाजा खोलकर कुछ दुआ तावीज पढ़ी, जिसके बाद वो एकदम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर बाबा जी ने उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर डाल दी और कहा, जब तक ये चादर इसके ऊपर है तब तक ये हमारे वश में रहेगा। चादर में ही उसे दरगाह ले जाया गया और दरगाह ले जाने के बाद जब उसे वहां पर होश आया तब मानो उसे काबू कर पाना नामुमकिन हो चुका था। उसके लगभग 2 साल के बाद तक, यानी कि 2017 अगस्त के महीने में मेरा भाई बिल्कुल ठीक हो गया था। वैसे तो दोस्तों इस 2-2.5 साल में भी बहुत छोटी छोटी अजीब सी घटनाएं घटते रहती थी। जब भी हम लोग दरगाह में उसे मिलने जाते वो हर बार ऐसे ही रोता, लेकिन इस बार हम जानते थे कि अगर बाबा जी के आगे गए तो उसका पश्चाताप हमें पिछली बार जैसा दोबारा होगा, इसीलिए कभी भी उसकी बातों में नहीं है। जब बाबा जी ने हम लोगों से कहा कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, तुम लोग इसे ले जा सकते हो,
और उसके बाद हम लोग प्रदीप को अपने घर पर लेकर आए। उस दिन से लेके आज तक प्रदीप बिल्कुल नॉर्मल है। अब लगता है कि उसकी शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बात इसमें मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा, बाबा जी ने एक कांच की बोतल में कुछ काले धुएं जैसा हम लोगों को दिखाया। उनका कहना यह था कि यही बुरी आत्मा थी जो इसके शरीर में अपना कब्जा जमा कर रखी थी। इसके बाद उन्होंने वो बोतल को मेरी ओर आगे करते हुए कहा, चाहो तो इसे ले जाओ और कहीं ऐसी जगह गाड़ देना जहां से ये कभी बाहर नहीं निकल सके। मैं तो उस बोतल को देखकर ही डर रहा था, इसीलिए मैंने बाबा जी से कहा कि इसे आप अपने पास ही रखिए और आपको जो करना है कर दीजिए। मेरा भाई ठीक हो गया है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और रही बात प्रदीप की शादी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद कभी उसकी शादी होगी भी नहीं, क्योंकि गांव में ये घटना इतनी ज़्यादा मशहूर हो चुकी थी कि हर कोई प्रदीप के बारे में जानता था। बल्कि आज भी गांव के कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रदीप के साथ अकेले घूमने से डरते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रदीप के साथ घटी एक सच्ची घटना। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये हमें मिशेल ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मिशेल है, मैं क्रिश्चियन हूँ। ये घटना आज जो मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये घटना मेरे नाना जी के साथ घटी थी। चलिए घटना पर आती हूँ। बात कई साल पुरानी है। तब मेरे नाना जी एक सीमेंट की फैक्ट्री में काम किया करते थे। जब वो वहाँ से कुछ शाम के 5-7 बजे तक के आ जाते थे, उसके बाद खाना खाकर सो जाया करते थे। उनके बहुत कम दोस्त हुआ करते थे उस समय। तभी उन्हें पता चला कि उनके किसी दोस्त की डेथ हो चुकी है या फिर उनके किसी दोस्त के घर में डेथ हो गई है। मुझे बराबर याद नहीं है कि नाना जी ने ये कहानी मुझे कैसे सुनाई थी, क्योंकि ये घटना उन्हें मुझे बताए हुए भी काफ़ी साल बीत चुके हैं। और मुझे जहाँ तक याद है, मैं शायद 10वीं कक्षा में थी तब मेरे नाना जी मुझे ये सुनाते थे। और आज मेरे नाना जी हमारे साथ नहीं हैं। तो दोस्तों, घटना कुछ ऐसी है कि जब उन्हें पता चला कि उनके दोस्त के घर में किसी की डेथ हो चुकी है, तो नाना जी उनके अंतिम संस्कार के लिए ग्रेवयार्ड पहुंचे। जब वहां पर वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके अलावा उस ग्रेवयार्ड में कोई नहीं था। आज ऐसा हो गया है कि कब्रिस्तान और ग्रेवयार्ड में एक केयरटेकर होता है, या यूं कहिए कि उस जमाने में भी होता होगा। लेकिन जब मेरे नाना जी ग्रेवयार्ड पहुंचे तब वहां पर कोई नहीं था। मेरे नाना जी आसपास देखकर ये सोचने लगे कि टाइमिंग तो यही बताया था, इसके बावजूद कोई अभी तक आया क्यों नहीं। शायद 8 या 9 बज रहे होंगे रात के। मेरे नाना जी वहीं ग्रेवयार्ड के बाहर इंतजार करने लगे। जब उन्होंने देखा कि कोई नहीं आ रहा है तो वो ग्रेवयार्ड के अंदर चले गए ये देखने के लिए कि क्या पता शायद अंदर कोई मिल जाए। अंदर जाने के बाद ग्रेवयार्ड इतना बड़ा था, लगभग 1 एकड़ जितना। नाना जी ग्रेवयार्ड के अंदर घूमने लगे कि कहीं उन्हें लोग दिखाई दे। शायद रात का अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए भी हो सकता था कि उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और मेरे नाना जी के साथ ये घटना तब घटी थी जब उनकी उम्र लगभग 50 के ऊपर हो चुकी थी और मेरे नाना जी इस दुनिया से 83 ईयर्स के होकर गए। तो दोस्तों, आप लोग सोच सकते हो कि ये घटना कितनी पुरानी होगी। हुआ कुछ ऐसा उसके बाद कि नाना जी को उसी ग्रेवयार्ड में एक आदमी दिखाई दिया जिसके कपड़े सफ़ेद कलर के थे और कटे फटे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद अभी अभी नाना जी से मिलने से कुछ ही देर पहले ये कहीं ज़मीन पर गिर गया था, जिस वजह से इसके कपड़े मैले भी हो गए हैं और छोटे छोटे पत्थरों की वजह से इसके कपड़े कट भी गए होंगे। नाना जी उसके पास गए और उससे पूछने लगे, अरे यहाँ पर ऐसा ऐसा एक आदमी की डेथ हुई है, वो लोगों का फ्यूनरल का ये टाइम था, आपने देखा है क्या कहीं? वो आदमी एकदम शांत खड़ा रहा। उसने नाना जी को कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन हाँ, एक बात ये थी कि जब वो खड़ा हुआ था तब मानो वो हल्का सा झूल रहा था, कभी आगे की ओर आता तो कभी पीछे की ओर चला जाता। मेरे नाना जी उससे वही सवाल दोबारा पूछे, लेकिन इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। नाना जी को लगा क्या पता शायद इसे सुनने नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन नाना जी को एक बात देखकर यह भी परेशानी हो रही थी कि उस आदमी के कपड़े इतने गंदे हो चुके हैं, फिर भी ये यहीं पर खड़ा है, इसे तो घर पर जाकर कपड़े बदल कर आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने उस आदमी से कुछ कहा नहीं और बल्कि उसके बाजू से निकलकर आगे बढ़ गए। आगे और कब्रिस्तान के अंदर गए। जब वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा तो वो पीछे पलटे कि मैं गेट पर इंतजार करता हूँ
या फिर अपने घर पर चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही नाना जी पीछे पलटे तो देखा कि वही आदमी ठीक नाना जी के पीछे खड़ा हुआ था। इस बार भी वो हल्का सा झूल रहा था। नाना जी उसे देखकर एकदम से सटपटा गए और घबरा कर गिरने ही वाले थे, लेकिन शायद ऊपर वाले की कृपा से वो बच गए। नाना जी ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ है आपको? आप ऐसा मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लेकिन इस बार भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक अजीब बात यह भी थी कि उस आदमी की शक्ल बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रही थी, यानी शक्ल थोड़ी सी धुंधली दिख रही थी, या यूं कहिए कि शायद रात का अंधेरा था, जिस वजह से उसकी शक्ल को साफ देख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इस बार भी नाना जी ने देखा कि उस आदमी का बर्ताव थोड़ा अजीब था, इसीलिए उन्होंने उससे इसके आगे कुछ नहीं कहा और उसके बाजू से बाहर की ओर आने लगे। लेकिन जैसे ही नाना जी कुछ 5 या 10 कदम आगे बढ़े होंगे कि पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज मानो ऐसी थी जैसा कि बहुत तेज हवा चलने से पत्ते पेड़ पे से झड़ जाते हैं। नाना जी ने तुरंत पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहां पर वो आदमी जो खड़ा हुआ था अब वो नहीं था। इसी के साथ नाना जी ये सोचने लगे कि मुझे तो बिल्कुल भी हवा नहीं लगी, तो ये हवा की आवाज कैसी? आसपास नजरें घुमाई, लेकिन उन्हें कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। नाना जी ने सोचा कि हो सकता है ये मेरा वहम होगा। इसी के साथ वो दोबारा आगे बढ़ने के लिए जैसे ही पीछे घूमे, उन्होंने देखा कि वो आदमी उनके सामने खड़ा हुआ था। नाना जी ये देखकर घबरा गए। उन्होंने इस बार चिल्लाते हुए उससे पूछा, कौन हो आप? क्या चाहिए आपको? क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन उस आदमी का इस बार भी कोई जवाब नहीं था, बल्कि इस बार उसने नाना जी के गले पर अपना हाथ रखा, मानो वो नाना जी को जान से मार देना चाहता था। नाना जी ने उससे अपना गला छुड़वाया और अब भागते हुए गेट की ओर बढ़ने लगे। लेकिन नाना जी ने देखा कि कब्रिस्तान का जो बड़ा सा लोखंड का गेट बना हुआ था वो हल्के हल्के चिरमिराती हुई आवाज करते साथ बंद हो गया और नाना जी ये देखकर और घबरा गए। लेकिन जब जाकर वो उस गेट को खोलने की कोशिश किए तो गेट खुलने को तैयार ही नहीं था। नाना जी अब समझ चुके थे कि कुछ तो ऊपरी चक्कर है, इसीलिए उन्होंने पहले तो ये सोचा कि यहाँ से अगर निकलना है तो ऊपर वाले को याद करना पड़ेगा। इसीलिए नाना जी यीशु मसीह का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और उसी गेट के पास वो खड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि वो आदमी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता ही चला जा रहा था, लेकिन वो आदमी नाना जी के करीब आकर एकदम से रुक गया। शायद नाना जी यीशु मसीह का नाम ले रहे थे, इसी वजह से वो उनकी ओर आगे नहीं जा पा रहा था। नाना जी वहीं खड़े हुए घबराए हुए थे कि अचानक उन्होंने देखा कि गेट के बाहर से एक आदमी गुजरता हुआ जा रहा था। नाना जी ने उसे जोर जोर से आवाज लगाई। वो आदमी नाना जी को देखकर पहले तो घबरा गया। उसे लगा इतनी रात में इस ग्रेवयार्ड में कौन आदमी है। नाना जी ने उसे अंदर से ही आवाज लगाया कि दरवाजा खुल नहीं रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? वो आदमी नाना जी के पास आया, पहले नाना जी को घूरता हुआ खड़ा हो गया। हो सकता है कि वो नाना जी को भी कोई आत्मा समझ रहा था, लेकिन जब नाना जी ने उसे यकीन दिलाया उसके बाद वो नाना जी की मदद करने तैयार हो गया। एक अजीब बात इसमें यह थी कि जैसे ही उसने गेट को हल्का सा हाथ लगाकर खोला, गेट अपने आप खुल गया और ये वही गेट था जिसे खोलने के लिए नाना जी कब से कोशिश कर रहे थे। नाना जी उससे बाहर निकले और उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। उस आदमी ने कहा कि आप इतनी रात में यहाँ अंदर कैसे बंद हो गए थे? जिसके बाद नाना जी ने अपने साथ आप बीती उस आदमी को बताई, लेकिन नाना जी ने उसे उस आत्मा के बारे में नहीं बताया। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति उस आत्मा से डरकर ग्रेवयार्ड जाना छोड़ दे, और यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि नाना जी ने उस आत्मा के बारे में शायद उस आदमी को नहीं बताया। जब वो घर लौटे तो मेरी नानी जी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि नाना जी पसीने में नहाए हुए थे और डर के मारे कांप रहे थे। नाना जी घर में घुसते साथ ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गए और जब अगली सुबह हुई तब वो बिल्कुल ठीक थे। जब ये घटना नाना जी मुझे बता रहे थे तब उस आदमी के बारे में बोल बोल कर हंस भी रहे थे कि वो आदमी जो बाहर से जा रहा था शायद ऊपर वाले ने उसे मेरे लिए ही भेजा था, लेकिन जिस हिसाब से वो मुझे देखकर डरा था, सच में वो एक बहुत अजीब बात थी। तो दोस्तों, ये थी मिशेल जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये वो वाले एपिसोड की है जो एपिसोड डिलीट हो चुका था, जिसका नाम था ट्रक मत रोकना।
उसकी एक कहानी हमने हमारी पिछली वीडियो में ऐड नहीं की थी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वही कहानी। हमारी अगली कहानी दीपक की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपक है। मैं वैसे तो आगरा का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं एक ट्रक ड्राइविंग का जॉब करता हूँ, इसीलिए मुझे महाराष्ट्र के पुणे शहर में रहना पड़ता है। जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बात 2007 की है, जब मुझे एक माल से भरा हुआ ट्रक लेकर पुणे से साउथ में केरला जाना था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे साथ एक हेल्पर भी रहा करता था। वह हेल्पर अब कहाँ है वो मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय जब भी हम दोनों को जाना होता था लंबे टूर पर, तो मुझे वही जमता था, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था। अब मैं घटना पर आता हूँ। जब 2007 जून की रात में मैं और वो हेल्पर हम दोनों ट्रक लेकर निकले। मुझे अच्छे से याद है कि पूरी रात तो हम लोगों ने ट्रक को अच्छे से चला लिया, लेकिन सुबह में ट्रक खराब हो गई, जिसकी वजह से ट्रक को बनाने के लिए पूरा दिन हमें वहां पर रुकना पड़ा। शाम के लगभग 8:30 बजे ट्रक बनकर तैयार थी। हम लोगों ने दोबारा ट्रक को चालू किया और अपने रास्ते पर निकल पड़े। लगभग रात के 1:30 या 1:45 बजे मेरे हेल्पर ने मुझसे कहा, यार दीपू, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैंने उससे कहा, अभी 10 बजे तो खाना खाए थे। उसका कहना ये था, यार ये बारिश की ठंड की वजह से ना मुझे बार बार शायद भूख लगती है। ये बोलकर वो हंसने लगा। मैंने कहा, ठीक है, अभी टिफिन तो है नहीं हमारे पास, कोई ढाबे पर ट्रक रुका कर खा लेंगे। हम लोग जब भी रास्ते में निकलते थे तो अच्छे जो ढाबे होते थे वहाँ पर ट्रक को नहीं रोकते थे, क्योंकि हमारी पगार भी ज़्यादा नहीं थी। इसीलिए वो ढाबे पर गाड़ी रुकाया करते थे जहाँ बाहर से देखकर हमें लगता था कि ये ढाबा सस्ता होगा। ऐसे ही हम लोगों ने एक ढाबे पर अपनी ट्रक को रुका दिया। उस ढाबे पर मुश्किल से 2 या 3 आदमी होंगे और बारिश भी हो रही थी, जिस वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। मैंने ट्रक रुकाया और ढाबे के अंदर गया। ढाबे के अंदर भी पक्की ज़मीन नहीं थी, यानी कि ज़मीन मिट्टी की थी, कच्ची मिट्टी की, और उसके साथ में जो खाट रखी हुई थी वो भी मानो ऐसा लग रहा था कि पिछले 5-7 साल से इस खाट को बदला तक नहीं गया हो। हम लोग वहाँ पर खाना खाने के लिए बैठे। मेरा तो पेट भरा हुआ था, लेकिन मेरा हेल्पर खाना खाया, और खाना खाने के बाद जब वो बाहर आया तो वो ढाबे का मालिक मेरे हेल्पर से बात करने लगा और मेरे हेल्पर से पूछने लगा कि आप लोगों को कहाँ जाना है। मेरे हेल्पर ने उसे जिस जगह का पता बताया, वो सुनकर उसने कहा कि आप लोगों के रास्ते में तो बीच में एक जंगल का रास्ता भी पड़ेगा। हेल्पर ने कहा कि हाँ, पड़ने वाला होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इस रूट पर पहली बार जा रहा हूँ। इसके बाद उस हेल्पर ने मुझे बुलाया। कहने लगा, दीपक, यहाँ से जो रास्ता है, क्या बीच में कोई जंगल वाला रास्ता पड़ता है? मैंने कहा कि हाँ, मालिक ने बताया तो था, और मैं भी इस रास्ते से पहली ही बार जा रहा हूँ, मैं पहले कभी गया नहीं हूँ। जिस पर उस आदमी ने कहा कि तब तो तुम्हें रुक जाना चाहिए, सुबह होने का इंतज़ार करो। सुबह होने में लगभग 4 घंटे ही बचे हैं, जब सुबह होगी तब तुम लोग निकलना। मैंने उससे कहा, नहीं, हमें वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि ट्रक पूरा दिन खड़ा था। अब तक तो शायद ट्रक को वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था, और मालिक भी बहुत चिल्लाएगा। उसने मुझसे एक बात कही, ठीक है, जा रहे हो तो अपने ट्रक के सारे शीशे ऊपर चढ़ाकर रखना। रास्ते में कोई भी व्यक्ति दिख जाए लिफ्ट मांगता हुआ तो ट्रक को मत रुकाना। और अगर तुम्हें भूत आत्माओं पर भरोसा है तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि उस रास्ते से गुजरने वालों को रात में हमेशा वो आत्माएं बहुत परेशान करती है। कईयों की तो एक्सीडेंट के मारे मौत भी हो गई। हालांकि मैं तो भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास करता था, लेकिन क्या करता, मालिक बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि ट्रक अब तक वहाँ पर पहुँचा नहीं था। जल्द से जल्द मुझे ट्रक को पहुँचाना था। मैंने मेरे हेल्पर को लिया और ट्रक में बैठकर हम लोग निकल पड़े। रात के लगभग 3:30 बज रहे होंगे कि अचानक ट्रक के सामने मैंने एक आदमी को देखा, जो सच में हमसे लिफ्ट मांगने के लिए खड़ा हुआ था। लेकिन वो आदमी रास्ते के साइड में नहीं, बल्कि ट्रक के सामने बीचों बीच रास्ते के आकर खड़ा हो गया। मैंने हेल्पर की शक्ल देखा। मेरा हेल्पर मेरी शक्ल देखते हुए कहा, दीपक, गाड़ी चढ़ा दे इसके ऊपर। मैंने कहा, अरे पागल है, मर जाएगा वो आदमी। शायद मेरे हेल्पर ने देख चुका था कि वो इंसान नहीं है, या पता नहीं उसे कैसे पता चल चुका था। मैंने कहा, नहीं, ट्रक को रोकना पड़ेगा। लेकिन वो जिद करने लगा। मुझसे कहा कि कुछ भी हो जाए दीपक, गाड़ी मत रुकाना। मैंने भी गाड़ी नहीं रुकाया और साइड से ले लिया।
फिर भी जहां तक के मुझे याद है, मुझे लगता है कि साइड से लेने में भी वो ट्रक से टकरा गया था, परंतु ना तो उसके टकराने की कोई आवाज आई थी, और जब मैंने रेयर व्यू मिरर से पीछे देखा तो पीछे मुझे कोई भी खड़ा हुआ नहीं दिखा। मुझे कहीं ना कहीं अब ये बात सच लगने लगी। मैंने अब ट्रक को सोच लिया था कि कहीं नहीं रोकना है। ट्रक को चलाता रहा। लगभग 1 या 2 किलोमीटर आगे बढ़े होंगे कि दोबारा मैंने उसी आदमी को सामने खड़ा पाया। इस बार वो आदमी बहुत बुरी तरह से जख्मी था। उसके चेहरे पर से खून जा रहा था और उसका पूरा शरीर खून में नहा चुका था। दाएं ओर शक्ल के उसके मांस बिल्कुल नहीं लगा था, यानी कि अंदर की खोपड़ी तक दिख रही थी। उस ट्रक की पावरफुल हेडलाइट में वो इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि ट्रक चलाते चलाते मेरे हाथ पैर कांपने लग गए थे। तभी मेरे हेल्पर ने मुझे देखा, कहने लगा, यार तू ठीक तो है ना? मैंने उससे कहा कि ठीक तो हूँ, ये सब क्या हो रहा है? उसने कहा कि कुछ भी हो जाए ट्रक मत रोकना। इसके बाद मेरे हेल्पर ने मुझसे कहा, वो ढाबे का मालिक हमें बिल्कुल सच कह रहा था यार, उसकी बात सुनकर हमें वहीं रुक जाना चाहिए था। मैं ट्रक तो रोकने से रहा, लेकिन मैंने देखा कि अपने आप मेरी ट्रक के ब्रेक पर किसी का पैर लग रहा है और मैं उस पैर को महसूस कर पा रहा था। लेकिन जब मैं नीचे देख रहा था तो मुझे कुछ बराबर दिखाई नहीं दे रहा था और देखते ही देखते ट्रक अपने आप रुक गई। मेरा हेल्पर मुझे देखकर चिल्लाने लगा, यार मना किया था ट्रक मत रुका। मैंने उससे कहा कि मैंने नहीं रुकाया, ट्रक अपने आप रुकी। लेकिन उसका ऐसा कहना था कि ट्रक का ब्रेक तो तेरे कंट्रोल में था, तूने ही ब्रेक लगाया होगा। इसके बाद मैंने दोबारा ट्रक को चालू करने की कोशिश किया, लेकिन ट्रक जो कि ब्रेक लगने के बाद अपने आप बंद हो गई थी, वो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर मैंने देखा जो आदमी सामने खड़ा हुआ था वो धीरे धीरे हमारी ट्रक के सामने, यानी कि जो विंडशील्ड होता है उसके ऊपर ऐसा रेंग कर चढ़ने लगा जैसा एक मकड़ी दीवार पर चढ़ जाती है। अब क्या करूं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। तभी बाजू में बैठा हेल्पर मेरे ट्रक के जो वाइपर्स होते हैं उसका बटन चालू किया और जब वाइपर घूमे तब वो वाइपर उसकी शक्ल पर, उसकी हाथ पर लगा, जिसके बाद कांच के सामने एकदम अंधेरा सा छा गया, क्योंकि जो खून उसके शरीर और चेहरे से निकल रहा था अब ट्रक के विंडशील्ड पर सिर्फ और सिर्फ खून था। मैंने उससे चिल्लाते हुए कहा, यार ये तूने क्या कर दिया, अब ट्रक को लेकर आगे कैसा जाएंगे? जिसके बाद वो भी एकदम अजीब सी शक्ल बनाकर चुप हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। मैंने उससे कहा लगभग 5 मिनट बैठने के बाद कि हमें ट्रक का सामने का शीशा तो साफ करना ही पड़ेगा, वरना ट्रक यहाँ से कैसे निकलेगी। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। हमारा जो ट्रक का केबिन होता था उसमें हनुमान जी की मूर्ति रखा करते थे हम लोग। उसने कहा, यार देख, ये बुरी आत्मा अंदर इसके लिए नहीं आ रही है क्योंकि हमारे पास हनुमान जी की मूर्ति है। एक काम करते हैं, इसी मूर्ति को लेकर बाहर जाते हैं और फिर ट्रक की विंडशील्ड को साफ कर लेते हैं। मैं और वो हम दोनों नीचे उतरे। हालांकि अलग अलग जगह से उतर सकते थे, लेकिन दोनों ही एक ही जगह से उतरे, यानी कि जहां पर ड्राइवर सीट होती है, क्योंकि अगर अलग अलग उतरते तो मूर्ति तो एक ही के हाथ में रहती और दूसरे की जान को खतरा हो सकता था। नीचे उतरने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ बहुत कस के पकड़ कर रखा था और फिर पानी मारकर अच्छे से कांच को साफ कर दिया। दोबारा ट्रक में जब बैठे तो साथ में चढ़कर ट्रक के अंदर गए और फिर हनुमान जी की जो मूर्ति थी उसके पास में ही हम दोनों मानो चिपक कर बैठे हुए थे। मेरे हेल्पर ने मुझसे कहा, ट्रक चालू करके देख। मैंने जब ट्रक इस बार चालू की तो ट्रक तो चालू हो गई, लेकिन अब भी ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी के पैर तो ब्रेक पर रखे हुए हैं और जो कि हटा पाना नामुमकिन था। इसके बाद उसने मुझसे कहा, यह हनुमान जी की मूर्ति ले। मैंने वो मूर्ति लिया। फिर उस हेल्पर ने कहा, इसे अपने गोद में रख ले। फिर जैसे ही मैंने हनुमान जी की मूर्ति को अपने गोद में रखा तो ऐसा महसूस हुआ कि मानो अब ट्रक के ब्रेक पर से जिस किसी का भी पैर था वो हट चुका है। इसके बाद मेरे हेल्पर ने मुझसे कहा, बस भगवान का नाम लेते जा और ट्रक को आगे भगाता जा। मैंने भी वैसे ही किया। सुबह होने तक हम लोग उस रास्ते में कहीं नहीं रुके। एक अजीब बात यह भी थी कि उस पूरे रास्ते में हमें कोई भी गाड़ी रात के समय देखने को मिली ही नहीं। शायद वहां के आसपास के लोग ये बात जानते थे, इसीलिए रात में उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं था। इस घटना के बाद 2016 तक के मैंने ट्रक ड्राइविंग की, लेकिन मेरे साथ कभी कोई भूतिया हादसा नहीं घटा।
और फिर 2016 में मैंने ट्रक ड्राइविंग की जॉब को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी दीपक के साथ घटी एक सच्ची घटना।